हेलो स्टूडेंट्स, इंटर्न्स वर्ड चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 सॉलिड स्टेट चैप्टर के बारे में। तो आज की ये वीडियो कोई थ्योरेटिकल नहीं है। हम कंसिडर करके चलते हैं कि आप लोगों को थ्योरी बहुत सारी आती है, बट यहाँ पे हम थ्योरी के साथ ही साथ हम आपको जल्दी से क्विक रिवीजन कराते हैं और उसके बाद में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीएससी एंट्रेंस में, वो यहाँ पे डिस्कस होंगे। ठीक है, तो आइए हम एक आपको समझा देते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो बेटा, तो ये चैप्टर जो है हमारा क्या है, क्लास 12 का। जल्दी जल्दी हम इसको पढ़ते हैं। क्लास 12 का ये कौन सा चैप्टर है बेटा? सॉलिड स्टेट चैप्टर है। ठीक है, तो ये चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, साथ ही साथ हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे आप मत घबराइए, चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, हिंदी मीडियम से, चाहे वो इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड से, चाहे एसएससी बोर्ड से। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि थोड़ा सा क्विक रिविजन कराते हैं। सॉलिड क्या होते हैं बेटा? सॉलिड का मतलब क्या है कि जो सॉलिड के फॉर्म में हो। दूसरी चीज़ क्या है कि मैटर क्या होता है हमारा? मैटर हमें मालूम है क्या होता है कि जिसके अंदर क्या हो, मास हो, विच हैज मास, या एनीथिंग हैव मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, है ना। जो जिसके पास द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो उसको हम बोल देते हैं मैटर, दैट इज द्रव्य बोलते हैं, है ना। तो ये हमें मालूम है। अब फिर हम बात करते हैं इसके बाद में स्टेट ऑफ मैटर। आप लोगों को बताया गया, पढ़ाया गया होगा, आपके नोट्स में लिखा होगा। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर? देर आर फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, देर आर 5 स्टेट ऑफ मैटर। आप लोग जानते हैं, जल्दी जल्दी बस पढ़ लीजिए। सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, कंडेंसेट। और अगली जो स्टेट ऑफ मैटर होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, ये सारी चीज़ें एग्जाम में नहीं आएंगी, बस आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए। और जो ये सारे जो हम लिख रहे हैं ये सब नोट्स अवेलेबल कर देंगे हम टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से ले सकते हैं। बस आपको फोकस करना है एवरी पॉइंट पे, क्योंकि यही पॉइंट, यही लास्ट एग्जाम का जो है आपका जो है फाइट चल रही। बस आप इसे पढ़िएगा और आपका तुरंत हो जाएगा। तो पहले हम फोकस करते हैं इन चीज़ों पे, और आपके पास कलम और कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि हम सारी चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे नहीं, बस हम बोलेंगे। तो आपको फिर से कट करना पड़ेगा, तो दिक्कत होगी। तो आप साथ ही में हमारे साथ में हर एक चीज़ पॉइंट को लिखते रहिए। क्या बताया हमने? मैटर क्या होता है? जिसके पास मास हो और जो वैल्यूम, मतलब जो स्थान घिरता हो, उसको हम बोल देते हैं मैटर, बोल देते हैं। स्टेट ऑफ मैटर कितनी? 5। सॉलिड, लिक्विड, गैस, बोस, आइंस्टीन, प्लाज्मा स्टेट। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम क्या होता है वो सब आपको मालूम है, वो यहाँ पे हम नहीं चर्चा करते हैं। उसके बाद में सॉलिड्स जो होते हैं वो क्लास 12 के लेवल पे हम पढ़ाते हैं कि सॉलिड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्या बेटा बात की है हम? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड क्या होता है? सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉलिड बेटा 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक तो हमारा हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, और एक दूसरा हमारा कौन सा है? अमार्फस सॉलिड। अमार्फस सॉलिड। ओके, ये क्या होते हैं जरा हम पहले यहाँ देखेंगे, फिर हम इधर आपको समझा देते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं, इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स को हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल देते हैं, अवयवी कण बोल देते हैं। इनका अरेंजमेंट एक रेगुलर पैटर्न में होता है। क्या होता है? याद रखिएगा, रेगुलर पैटर्न में होता है। इस टाइप से आप देख सकते हैं, जैसा हम यहाँ पे डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बस जल्दी जल्दी आप देख लीजिएगा। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ये एक के बाद एक पार्टिकल हमने रखते जो है जा रहे हैं लास्ट तक हम देखेंगे ये सेम होंगे, सारे सेम होंगे पार्टिकल्स। और इनका जो है आर्डर क्या होगा, हम लास्ट तक रखते जाएंगे तो इनका आर्डर क्या हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो अमार्फस सॉलिड्स जो होते हैं, इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं ये इरेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। कैसा होते हैं? इरेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। तो याद रखना ये चीज़ें जो हम बोल रहे हैं। इसमें हमने क्या बोला, इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? रेगुलर होते हैं। इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इरेगुलर होते हैं। क्या होते हैं? इरेगुलर होते हैं। ठीक है, ओके। तो अब बताइए आप, इनको अगर हम बीच से काट दें, ऐसे काट दें, तो हमको क्या मिलेगी कि स्मूथ सरफेस मिलेगी। और इनको अगर हम काट देते हैं तो हमको स्मूथ सरफेस नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, जो कांच होता है, कांच, दैट इज जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लास, इसको अगर हम काटें बीच से, तो इसके अनकटिंग पर जब इसको कट करेंगे तो इसमें हमको क्या मिलेगी? रफ सरफेस मिलेगी। क्या मिलेगी? रफ सरफेस मिलेगी। और अगर हम मान लो डायमंड ले लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं जिसको हम कट करें, तो उसकी अगर सरफेस क्या मिले हमको, स्मूथ सरफेस मिले, तो उसको हम बोल देते हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो ये बेटा क्या है, सब रेगुलर अरेंजमेंट हैं, और ये लास्ट तक हम जाएंगे तो सारे पार्टिकल क्या मिलेंगे? सेम मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इनका जो आर्डर होता है वो
लॉन्ग रेंज आर्डर होता है। यही पॉइंट आता है एग्जाम में, लॉन्ग रेंजेज आर्डर होता है। और इनका जो आर्डर होता है हम देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें, छोटा मिला, फिर कहीं बड़ा मिला, इस टाइप से। और इनका क्या आर्डर होता है, शॉर्ट रेंज आर्डर होता है। ओके, ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखा। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड्स का, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये बड़ा शार्प होता है। दैट इज क्या है, शार्प। और रेंज का मतलब क्या होता है, शार्प का मतलब ये होता है कि अगर 80 डिग्री सेल्सियस है किसी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट तो 80 पर ही जाके मेल्ट होगा। बट अमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं इनको अगर हम मेल्ट करते हैं तो ये एक रेंज ले लेंगे। मान लो इनका 80 डिग्री सेल्सियस है तो ये 75 से ही मेल्ट होना स्टार्ट कर देंगे, तो धीरे धीरे मेल्ट होंगे। ओके, तो आइए हमने अब इस डायग्राम को आप दिमाग में रख लीजिएगा और यहाँ पे हम कुछ पॉइंट बताते हैं और ये आप देखिएगा क्या पॉइंट है। ओके नाउ, तो बेटा जैसा कि हमने बात किया कि सॉलिड्स क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड होते हैं, तो ये क्या होते हैं बेटा, लॉन्ग रेंजेस। ये क्या होते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा, लॉन्ग रेंज आर्डर होते हैं। ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंजेस आर्डर होते हैं। और इनके अंदर अरेंजमेंट क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। दैट इज क्या लिखा है यहाँ पे, फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, नॉट फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। तो याद रखना, ये रेगुलर, ये इरेगुलर, ये रेगुलर, ये इरेगुलर। और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही शार्प होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या होता है, शार्प होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, शार्प होगा, है ना। और रेंज क्या होगा इनकी, इनमें क्या होगा, ये रेंज ले लेंगे कुछ मेल्टिंग पॉइंट की, दैट इज 75 से 80 पर। दूसरी चीज़ क्या है, अनआइसोट्रॉपिक। और ये क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विषमदैशिक और इसको हम क्या बोलते हैं, समदैशिक। इसका मतलब क्या होता है, जब सॉलिड्स को आप लोगों ने पढ़ रखा है, मान लेते हैं, जब इसको काटते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से तो हमको सेम पार्टिकल, सेम चीज़ें मिलती हैं। और आइसोट्रॉपिक्स क्या होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में हमको डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं। दैट इज इसको काटने पर हमको कहीं कुछ अलग, कहीं कुछ अलग, इस टाइप से। तो ये पॉइंट याद रखना। इसमें दो पॉइंट कौन से, कि इनका आर्डर क्या होता है, लॉन्ग रेंज, इनका क्या होता है, शॉर्ट रेंज। और ये क्या होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक, ये क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक। ये एक स्मूथ सरफेस देते हैं, क्या लिखा है, गिव स्मूथ ऑन कटिंग, ठीक है, गिव स्मूथ ऑन कटिंग। और ये गिव रफ सरफेस ऑन कटिंग। एग्जांपल डायमंड, और इधर क्या हो गया, ग्लास। तो हमने देख लिया कि सॉलिड का क्रिस्टलाइन सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड में चीजें क्या हैं। और ये क्या होते हैं, ट्रू सॉलिड होते हैं। और ये क्या होते हैं, हमारे स्यूडो सॉलिड। स्यूडो का मतलब होती है झूठी चीज, है ना, मतलब गलत, है ना, बेकार। तो ये हमारे ट्रू सॉलिड्स होते हैं, ये क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड्स होते हैं। तो इतनी चीज हमने बात किया। अब हम बात करते हैं कि क्या है इनकी क्लासिफिकेशन। ओके, तो आइए हम इसे तुरंत डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई ना। इसमें 2-3 पॉइंट याद रखना, ये लॉन्ग रेंजेस, ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। अब बेटा ध्यान देंगे हम थोड़ी यहाँ पे, ध्यान देंगे क्या हम क्या बताने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जब बेटा ये क्या होते हैं, स्यूडो सॉलिड्स, तो इनको हम पढ़ने से कोई फायदा नहीं है ना, इनको हम इसमें नहीं पढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इस चीज़ को यहाँ से मे भी एक क्वेश्चन बन जाए, इसको जरा ध्यान से थोड़ा समझ लेंगे, थोड़ा सा जल्दी हम करते हैं सारे टॉपिक्स को क्लियर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर हम इनको अगर हम बांटें तो ये कितने प्रकार के होते हैं, आपको यहाँ पे देखना चाहिए ना। पहला जो होता है वो होता है आयनिक सॉलिड, आप लोगों ने पढ़ा है, कोई रिवीजन कराते हैं बेटा। दूसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है, कोवेलेंट सॉलिड। क्या होता है, कोवेलेंट सॉलिड। इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, ठीक है, बस आप लोग लिखते रहिएगा साथ में। और जो थर्ड होता है उसको हम बोलते हैं मॉलिकुलर सॉलिड। अभी हम सब समझा देंगे क्या है मॉलिकुलर सॉलिड। इसी चीज़ को अदर नेम हम नहीं देंगे अभी। और जो लास्ट होता है फोर्थ वन इज, इसको हम बोलते हैं मेटैलिक। क्या होता है, मेटैलिक सॉलिड, ठीक। अब देखो हमने कहा कि जितने भी ये बने होते हैं ये सब क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, याद रखेंगे, ध्यान देंगे। पेन हमारे पास ब्लू है नहीं तो ब्लैक से ही देख लो। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो किसके फॉर्म में होंगे बेटा, बताओ बताओ जरा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस होंगे, दैट इज पॉजिटिव आयंस होंगे, निगेटिव आयंस होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं NaCl, कामा KCl, है ना, दीज आर जैसे MgO, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब एक चीज़ और देख लो कि आयनिक सॉलिड्स में क्या हमने क्या एग्जाम्पल लिया, NaCl। आपको सारे पॉइंट अपने आप समझना पड़ेगा, बच्चे नहीं रह गए, बड़े हो गए हो, ठीक है। तो MgO हमने NaCl लिया। मान लो हमारे पास नमक का कोई एक जो है टुकड़ा है, नमक कौन सा, वो जो याद देखे होगा ना, मोटा नमक होता है, ये नहीं ये टाटा साल्ट वाला, है ना, ये नमक देखा है। जो वो जो नमक होता है वो कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या पास करेगा, नहीं पास करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या होते हैं बेटा, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। इन देयर सॉलिड फॉर्म, किसमें, सॉलिड फॉर्म में, इन देयर सॉलिड फॉर्म, इन देयर
सॉलिड फॉर्म। सारी चीज़ें याद रखेंगे कि ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज NaCl। NaCl का अगर हमारे पास टुकड़ा है तो वो हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। बट हाउएवर क्या है कि वी कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, है ना। वी कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिजॉल्विंग वाटर। इनको वाटर के अंदर अगर हम डाल दें, NaCl को, नमक को, अगर हम उसका क्या बना दें, शेक बना दें, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, मतलब उसके अंदर वो बिहेव करेगा कैसा, कंडक्टर की तरह। तो याद रखना आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस के फॉर्म में होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, हमने कहा कि नमक का टुकड़ा होता है, तो ये जो है ब्रेटल होते हैं, ब्राइटल। कुछ बच्चे ब्रिटल बोलते हैं, कुछ बच्चे ब्राइटल बोलते हैं। ब्राइटल का मतलब हिंदी में होता है भंगुर, है ना, भंगुर। और क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं। अब बहुत बच्चे जो है कक्षा 12 में ब्राइटल नहीं समझ पाए, तो हम बता देते हैं। जैसे कोई भी मान लो तुम्हारे पास चाक है और उसको हम क्या करेंगे, अगर उसको हम तोड़ें तो वो क्या हो जाएगी, तुरंत टूट जाएगी, है ना। तो वो क्या है उसका, वो क्या है, वो उसकी भंगुरता है। दैट इज क्या है कि ऐसा कोई सॉलिड अगर उसको हम तोड़ें तो वो तोड़ने पर चटक जाए, तो उसको हम बोल देते हैं ब्राइटल। तो नमक को अगर हम तोड़ें तो वो क्या हो जाएगा, चटक जाएगा। तो याद रखना कि इनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। और एक एग्जाम्पल और तुम याद कर लो, KClO3, है ना। इतने एग्जाम्पल याद रखना। क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें कि ये कंडक्टर की तरह, बैड कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, बट इनको अगर हम डिजॉल्व कर दें तो ये कैसा बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की तरह बिहेव करेंगे। ओके, तो इतनी चीज़ें हम इसमें पढ़ें। और इनके अंदर एक चीज़ और याद देख लो कि NaCl के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा होगा, है ना। इनके अंदर जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, कोवेलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स क्या होते हैं, इनमें जरा हम बात करते हैं। इनके अंदर जो बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, ध्यान देंगे हम जरा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनको हम बोलते हैं अवयवी कण, वो क्या होते हैं, एटम्स के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे कौन से थे, आयंस के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं कुछ डायमंड, याद रखना पूछा जाता है बेटा, ग्रेफाइट से कर लो दोस्ती, है ना, ग्रेफाइट से कर लो दोस्ती, क्योंकि ग्रेफाइट से ही क्वेश्चन बन जाता है जनरली मोस्ट ऑफ द एग्जाम में। अभी बताते हैं क्या बनेगा क्वेश्चन। दूसरा हमारा है SiO2 जिसको हम बोलते हैं क्वार्ट्ज, है ना, पत्थर की तरह, क्वार्ट्ज। और अगला अगर हम बात करें तो वो होता है सिलिकॉन कार्बाइड, SiC। इतना एग्जाम्पल याद कर लो, डायमंड, ग्रेफाइट, SiO2, SiC, वो क्या होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। अब ये जो होते हैं नेटवर्क सॉलिड, ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जल्दी जल्दी बेटा फोकस करेंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। तो हमने बात क्या किया, डायमंड, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दिया। और इनका जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो भी हाई होता है। अब यहाँ पे हमने ग्रेफाइट के बारे में बोला था, तो डायमंड और ग्रेफाइट हमको पता है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है दोनों। जो डायमंड होता है इसके अंदर देख लो जरा, हम बताते हैं। जो डायमंड होता है इसका जो है डायग्राम, इसमें भी कार्बन आइटम होता है और इसमें डायमंड में जो है चारों बॉन्ड लगे होते हैं, बट ग्रेफाइट के केस में 4 बॉन्ड नहीं होते हैं, ठीक है, ये बॉन्ड हटा दो, 3 ही बॉन्ड होते हैं। और इसके अंदर एक क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमने बताया क्या कि कोवेलेंट क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। बेटा इस चीज़ पर ध्यान देना। अभी हमने क्या बताया कि कोवेलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे दैट इज तुमको मालूम है, जैसे डायमंड क्या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट जो ग्रेफाइट होता है इसके अंदर क्या होते हैं, 3 बॉन्ड लगे होते हैं, बड़ा सा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, परती है ना, परती संरचना। इसके अंदर एक क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ग्रेफाइट के केस में याद रखिए किसका डायग्राम हम बनाए हैं बेटा, ग्रेफाइट का बनाए हैं। तो ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होता है, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण इट बिहेव्स एज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आ जाता है क्वेश्चन, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये आ जाता है कि ग्रेफाइट बताइए कि नेटवर्क सॉलिड है कि कोवेलेंट सॉलिड। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कोवेलेंट सॉलिड्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, और उसी में क्या रखा होता है, ग्रेफाइट रखा होता है, तो वो नहीं रखते हैं। तो ये ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल केस है, याद रखना। कार्बन का एलोट्रॉप है, इसके अंदर केवल 3 बॉन्ड होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये बिहेव करता है कैसा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ड्यू टू क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन, बट इट इज अ कोवेलेंट सॉलिड, दैट इज अ नेटवर्क सॉलिड। ओके, तो यहाँ पे हमने इतनी चीज़ें बात बेटा हमने कर लिया। तो इनके अंदर तो मालूम तुमको कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसके अंदर क्या होंगे, सारे कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, है ना। इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कोवेलेंट होगा। जो बच्चे यहाँ पे बोर हो रहे हैं तो आगे जा सकते हैं, आगे पढ़ेंगे। अभी ये सारी चीज़ें याद कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्विक रिवीजन करा रहे हैं। जो मॉलिकुलर सॉलिड्स होते हैं टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं
मॉलिकुलर सॉलिड्स जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। इस चीज़ को हम ध्यान से बेटा थोड़ा सा देख लेंगे, बस हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक होता है नॉन कंडक्टर ऑफ नॉन पोलर, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे हम बता देते हैं, आगे फिर से बता देते हैं क्या होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आप देख लीजिएगा। एक को बोलते हैं हम नॉन पोलर, और एक को बोलते हैं हम पोलर, और एक को हम बोलते हैं एच बॉन्डेड। बस बेटा यहाँ पे होने वाला आगे का हम बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। ये क्या होते हैं? नॉन पोलर, ये क्या होते हैं? पोलर और एच बॉन्डेड। जो मॉलिकुलर सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। तो ये क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। ये क्या 3 प्रकार के होते हैं? एक पोलर होता है, एच बॉन्डेड। नॉन पोलर का मतलब क्या है? तुम लोग जानते हो कि जिनका डाइपोल मोमेंट क्या हो? 0 हो, दैट इज जिनके अंदर कोई पोल ना जनरेट हो। और जो पोलर होते हैं इनमें क्या होंगे? 2 पोल होंगे, पॉजिटिव निगेटिव। इनका डाइपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं होगा। और एच बॉन्डेड तुम लोग जानते हो कि एच और एफ के बीच में बॉन्ड बनता है ना। एच और बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तुम लोगों ने ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा, है ना। एच इसके में कौन सा बॉन्ड बनता है? ये वाला बॉन्ड बनता है। दूसरा क्या आप NH3 में भी जानते हो कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कक्षा 11 में भी पढ़ा, कक्षा 12 में भी पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। और अगर हम बात करें किसके बाद में, H2O के बीच में भी बॉन्ड, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा था H2O द्रव है परंतु H2O गैस क्यों, है ना। तो इसमें भी क्या बनता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं ये सब क्या शो करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड वाले मॉलिकुलर सॉलिड होंगे। कौन कौन से? HF हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया। ये न कहना कि सर यहाँ पे HCl ले लें, HCl कभी नहीं होगा। याद रखना है चीज़, H बॉन्डेड केवल 3 ही में बनता है, HF में और H2O में और किस में? NH3 में। और जैसे मान लो हमारे पास हो गया CH3OH, ये भी हमारा H बॉन्डेड शो करेगा। तो इतने एग्जाम्पल हम याद रखेंगे कि HF जो है क्या H बॉन्डेड है, H2O क्या है हमारा H बॉन्डेड है ना, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डेड है। NH3 के बीच में भी क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। CH3OH के बीच भी क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब नॉन पोलर और पोलर में हम बता देते हैं क्या है बेटा। मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने पढ़ा क्या? Cl2 पढ़ा, है ना, H2 पढ़ा, ये सब सॉलिड फॉर्म में है। Cl2 पढ़ा और क्या पढ़ा अपने लोगों ने? H2 पढ़ा। और बहुत सारे हो गए जैसे CCl4 हो गया। आर्गन भी इसी में हम ले लेते हैं सॉलिड फॉर्म में। अब देखो क्या है, इनके अंदर क्या डाइपोल मोमेंट होगा? Cl और Cl के बीच में हम कहें तो क्या कोई पोल जनरेट होगा? नहीं पोल जनरेट होगा, तो वो हम ले लेते हैं नॉन पोलर की तरह। अगर हम इसमें कहें आपसे HF तो हमने इधर ले लिया, और अगर हम कहें HCl क्या होगा हमारा? बताइए जरा। HCl सॉलिड फॉर्म में हो गया, दूसरा क्या हो गया? SO2 सॉलिड फॉर्म में हो गया। इनके सब के अंदर क्या होगा? देखो H और Cl के बीच में क्या होगा? क्या होगा बताओ? जनरेट करेगा कि नहीं? पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव जनरेट करेगा, है ना। तो इसको हम बोल दिए पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। और ये क्या हमारे नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, इनके अंदर डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0 होगा। देख लो एक बार, Cl मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम Cl, इधर भी Cl इधर भी Cl, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसके मोमेंट पर, ठीक है ना। तो ये हमारे क्या है? नॉन मॉलिकुलर सॉलिड्स। और याद रखना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो नॉन मॉलिकुलर सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर जो बॉन्ड बनता है वो बनता है लंडन फोर्सेस। क्या होते हैं? लंडन फोर्सेस। इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? दूसरा एक नाम दे देते हैं वांडर वाल फोर्सेस। क्या बोलते हैं? वांडर वाल फोर्सेस। और ये बहुत ज़्यादा वीक फोर्स होते हैं। क्या होते हैं? ये वीक फोर्स होते हैं। याद रखना, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? अभी नॉन पोलर की बेटा बात कर रहे हैं, आप लोग बना समझ लेंगे बस। ये क्या होते हैं? वीक फोर्सेस होते हैं। इनका दूसरा नाम होता है डिस्पर्जन फोर्सेस। और एक क्वेश्चन याद रखना बस, लंडन जो फोर्स होते हैं ये 1/r⁶ के प्रोपोर्शनल होते हैं। जनरली ये क्वेश्चन जो है नीट में पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखना। जो लंडन फोर्स होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? 1/r⁶ पे होता है। तो आप लोगों ने इसमें क्या देखा? ये वीक फोर्स होते हैं। कैसे? देखो जरा, अगला जो Cl अटैच होगा वो ऐसे ऐसे करके जो है बनाया होगा अगले Cl से, तो ये जो यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है वो क्या बनेगा? वो लंडन फोर्स होगा। और ये जो बॉन्ड बन रहा है ये हमको मालूम है नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिकुलर सॉलिड्स या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। तो इसमें हमने इतनी चीज़ चर्चा किया। और जो पोलर होते हैं इनके अंदर डाइपोल मोमेंट क्या होता है? बनता है, दैट इज पॉजिटिव नेगेटिव इसके अंदर बन जाता है तुरंत, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि इनके अंदर क्या होता है, कौन सा इंटरेक्शन होता है पोलर के अंदर। जो पोलर वाले होते हैं इनके अंदर कौन सा इंटरेक्शन होगा? वो इंटरेक्शन बेटा आपको पता है कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है? निगेटिव है। तो इसका मतलब क्या है कि डाईपोल, इसमें कितने पोल बन रहे हैं? 2। तो इसके अंदर जो होता है वो डाईपोल अरेंजमेंट होता है। क्या होता है? डाईपोल अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इतना हमने बात किया। और H बॉन्डेड वाला, ये इतने मॉलिक्यूल याद रखना, HF और H2O, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जिसके कारण जो है इनको हाइड्रोजन बॉन्ड के अंतर्गत ले लिया जाता है। लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है
कि इन तीनों के मेल्टिंग पॉइंट किसके ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड याद रखना, तीनों के कंपैरिजन में याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एच बॉन्ड का जो है मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर किसका होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का। उसके बाद में जो होता है वो क्या होता है हमारा, वांडरवाल, है ना, क्या होता है, वांडरवाल। तो ये पॉइंट याद रखना जो हमने बताया। क्या बताया हमने, पॉइंट जरा देख लो। हमने कहा कि एच बॉन्ड का क्या होगा, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा एच बॉन्ड वाले का। फिर जो डाइपोल डाइपोल शो करेगा, मतलब डाइपोल डाइपोल शो करेगा, उसका होगा सबसे ज़्यादा, उससे होगा कम, और इससे सबसे कम होगा वांडरवाल, वांडरवाल का। तो इन तीनों में याद रखना कि अभी देखा हमने कि वांडरवाल इसमें बना, तो इसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट, इसका थोड़ा ज़्यादा, है ना। इस चीज़ से हम थोड़ा सा याद रखें ना, तो ये सबसे ज़्यादा होगा। तो ये हमने बात किया क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे। ओके, मेल्टिंग पॉइंट तो बच ही गया है ना, तो मेल्टिंग पॉइंट वाले को जरा समझ लो। सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट नहीं, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड्स क्या होते हैं, ये मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स क्या, हमारा कापर हो गया, एजी हो गया, एफई हो गया, ईटीसी। तो हमें पता है कि सारे मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि रीज़न क्या होता है, उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना। उनके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो कैसा बिहेव करेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरफ बिहेव करेंगे। तो याद रखना ये एग्जांपल्स, कापर, एजी, ये सब क्या है, हमारे मेटेलिक सॉलिड है। ओके, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात बताते हैं जो कि हर एग्जाम में पूछी ही जाती है। ओके बेटा, तो आप लोगों को मोस्टली इसमें कन्फ्यूजन होती है, इस चीज़ को हम पहले समझा देते हैं, फिर इसके थ्रू आपको हम बता देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा अभी बाद में, ठीक है। पहले इसको समझ लो, अब हम क्या बताने वाले हैं। अब हम बताने वाले हैं बेटा यूनिट सेल क्या होती हैं। तो एक चीज़ आप याद रखना, जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम बोल देते हैं यूनिट सेल। ठीक है, तो क्रिस्टल जो होगा उसमें बहुत सारे क्यूब से मिलकर बना होगा, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ऐसे बड़ा सा क्रिस्टल होगा। जैसे हम क्या होता है, जैसे नमक है मोटा वाला, उसको जब हम तोड़ते हैं तो उसमें क्रिस्टल के फॉर्म में निकलते हैं, तो वो सारी यूनिट सेल हैं। अब यूनिट सेल क्या है, जैसे आप एक चीज़ आप जानते होंगे, शक्कर का एक बड़ा रूप होता है, क्या होता है, मिश्री। मिश्री एक हमारी कैसा बिहेव करेगी, यूनिट सेल की तरह बिहेव करेगी, दैट इज स्मॉलेस्ट। इसका मतलब क्या होता है यूनिट सेल का, कि ये स्मॉलेस्ट जो है यूनिट होती है, क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट किसकी, ऑफ अ क्रिस्टल। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल नोन एज द क्रिस्टल, सॉरी, यूनिट सेल। ओके, कैसा होता है, मान लो इस टाइप से, इस टाइप से एक यूनिट सेल होती है। ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सारे यहाँ पे लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा बेटा फोकस करेंगे बस, और कुछ नहीं है। ये जो है हमारी, ये है हमारी यूनिट सेल। ठीक है, तो अब ये क्यूब की तरह बात कर रही जो है, तो क्यूब की तरह ये बिहेव कर रही है। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि हमने क्या बताया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। हाउ मेनी ऑफ यूनिट सेल, है ना। तो एक चीज़ हम आपको पहले यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं। देखो जरा सा, ये जो क्यूब है आप लोग कंसीडर कर लीजिए, आपका जो रूम है वो क्या है, क्यूब की तरह बिहेव करता है। तो इसके अंदर जो ये होती हैं, इसकी एजेस होती हैं, ये क्या होती है, इसकी सारी एजेस होती हैं। तो क्यूब के अंदर ये बताइए जरा कि कॉर्नर कितने होते हैं, क्यूब के कॉर्नर कितने होते हैं, एज कितने होते हैं, बताओ जरा। कॉर्नर्स का मतलब क्या है, कोने। तो क्यूब में कितने, 8 कोने होते हैं। एजेस कितनी होती हैं टोटल, आप लोग कंसीडर कर लीजिएगा कितनी, 12 होती हैं। क्यूब कमरा है ना, वो जो कमरे की जो है एजेस है ना, ये वाली कितनी होती हैं टोटल मिला के कितनी होंगी, 12 होंगी। ओके, तो आइए, तो हमने क्या बताया, यूनिट सेल क्या होती हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ क्रिस्टल सिस्टम। अब ये कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यही यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपका। देखिएगा सारी चीज़ें हम कोरिलेट करा देंगे। अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इस चीज़ को बेटा ध्यान से समझ लेंगे बस, है ना। ये जो है टोटल कितने प्रकार की होती हैं बेटा, 2 ही प्रकार की होती हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सब बच्चे यहीं से कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन यहाँ से 100% श्योर आता है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल क्या है, एक को हम बोलते हैं सरल एकक कोशिका। यूनिट सेल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, एकक कोशिका। जिससे इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। एससी लैटिस, क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं, लैटिस भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एससी लैटिस। दूसरे को हम बोलते हैं सेंटर्ड, क्या बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल, दैट इज केंद्रित एकक कोशिका। तो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल और सेंटर्ड एकक कोशिका क्या होती हैं, सेंटर्ड में टोटल 3 प्रकार के होते हैं। बेटा ध्यान दे देंगे प्लीज़, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको हम बहुत जल्दी समराइज़ कराते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल 3 प्रकार की होती है, वो क्या होती हैं जरा देखिएगा। एक को हम बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, क्या बोलते हैं हम, बॉडी सेंटर्ड, बस समझ लेंगे, यूनिट सेल। दूसरा जो हमारा होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल।
और अगला जो होता है हमारा इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, बस थोड़ा सा बचा है, बस यही इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ओके, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और सिंपल इसमें क्या होता है, ये सिंपल हमारा क्यूब की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इस टाइप से देखें, इसमें समझा देते हैं तुमको कॉपी में। चलिए इसमें देखते हैं थोड़ा सा। तो अभी हमने ये बात किया, आप लोगों देख लीजिएगा, जो सिंपल क्यूबिक होती हैं और सेंटर्ड क्यूबिक, सेंटर्ड में टोटल 3 प्रकार के होते हैं। अब जरा इसमें जरा समझिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारी इस नोट्स में चीज़ें आप लोग समझ नहीं सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जरा देखिएगा जल्दी जल्दी। यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, सिंपल या प्रिमिटिव। सिंपल मतलब क्या है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या है? जिनके अंदर टोटल पार्टिकल कितनी है? 1 है। और इसमें बताया गया है कि नॉन प्रिमिटिव, और नॉन प्रिमिटिव के टोटल 3 प्रकार के होते हैं। तो ये समझ लो कि ये जो है इधर वाले नॉन प्रिमिटिव होती हैं। ये कितने प्रकार के भी हमने बताया कि एक बॉडी सेंटर्ड होता है, एक क्या होता है फेस सेंटर्ड होता है, एक क्या होता है इंड सेंटर्ड होता है। इस चीज़ को इसी में हम समझा देते हैं, क्योंकि वहाँ पर डायग्राम बनाना पड़ता है। सिंपल क्यूबिक जो होते हैं, इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, ध्यान देंगे, केवल कॉर्नर पर होते हैं। याद रखेंगे बस तुरंत, ये जो पार्टिकल्स रखे हैं ये क्या रखे हैं? केवल और केवल किस पे रखे हैं? कॉर्नर पर रखे हैं। ठीक है, जो सिंपल क्यूबिक होते हैं इनके अंदर इनको हम दूसरा नाम देते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, और इनके अंदर जो है पार्टिकल्स जो होते हैं कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर पर होते हैं। और जो ये क्या होता है सेंटर्ड का, इसका मतलब कुछ सेंटर में होंगे। जो बॉडी सेंटर्ड होगा, ये तो कॉर्नर पर तो पार्टिकल होंगे ही बेटा, ध्यान देंगे बस इस चीज़ को, कॉर्नर में तो पार्टिकल होंगे ही 8, कितने? 8 पार्टिकल। और बॉडी सेंटर्ड का मतलब एक बीचों बीच में पार्टिकल होगा, इसको बोल देंगे हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और जो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल है, तो क्यूब में टोटल फेस कितनी होती हैं बताइए जरा? 6 होती हैं कि नहीं होती हैं? कमरा तुम्हारा क्यूब है, उसमें 6 फेस हैं, और 6 फेसों पर एक एक यहाँ पे क्या होगा? पॉइंट होगा। तो देखो, एक ये ऊपर वाली फेस में पार्टिकल हो गया, और एक इधर साइड वाली में हो गया, एक इधर वाले साइड में हो गया, और एक ये सबसे नीचे वाली फेस पे हो गया, और एक सबसे ऊपर वाली फेस पे हो गया, और एक इसके पीछे वाली फेस पर हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? फेस सेंटर्ड। यानी हर एक फेस पर क्या होगा? इंड सेंटर्ड जो होगा उसमें केवल 2 आमने सामने की हम कोई अपोजिट फेसेस ले लेते हैं। कौन सी? कोई आमने सामने की 2 फेसेस ले लेते हैं, उन पर पार्टिकल अगर हम रख देते हैं तो उसको हम बोल देते हैं फेस इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ये फेस चाहे ले लो, चाहे आगे पीछे की ले लो, चाहे लेफ्ट राइट, चाहे ऊपर और नीचे की ले लो। तो ये हमारा पार्टिकल इधर रख दिया राइट में, और ये पार्टिकल लेफ्ट में रख दिया, तो इसको हम बोल देते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब यहाँ पे जरा हम देख लेंगे, ऐसे इतना समझ लिया ना कि ये क्या होते हैं, और इसमें चीज़ में हम बताते हैं कि इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह क्या होती है। फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या होता है ये और क्या होती हैं आगे वाली चीज़ें। तो बेटा अब ये डायग्राम आप कंसिडर कर लीजिए, इसी प्रकार से होती हैं। अब यहाँ पे जरा हम देखो, अब डायग्राम नहीं बना रहे हैं, हम क्या चीज़ें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। जो बेटा सिंपल क्यूबिक ये क्या है? यूनिट है जो क्रिस्टल के अंदर, इसको अगर हम कंसीडर करें तो इसके अंदर जो हमारे EAN होगा, EAN का मतलब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, या इसी चीज़ को हम बोल देते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, या इसी चीज़ को हम बोल देते हैं टोटल पार्टिकल। ये चीज़ तो आप लोग समझ लीजिए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। टोटल पार्टिकल इन अ यूनिट सेल, इन अ SC, है ना? SC का मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कितने पार्टिकल होंगे? वो टोटल पार्टीशन अगर हम देखें इनके अंदर, तो अब आपका कमरा क्या है? क्यूब। हर एक कॉर्नर पर क्या रखा है? पार्टिकल्स रखे हैं बेटा, आप लोगों को आता होगा। और इनको अगर हम देखें, इनका पार्टीशन एक क्रिस्टल के अंदर कितना है, तो केवल वो होता है 1/8 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 8, यानी 1 पार्टिकल टोटल होता है। यानी कि सिंपल क्यूबिक के लिए Z बराबर क्या होगा? 1 होगा। याद रखेंगे जो बच्चे। एक्चुअली में है क्या, इनका पार्टीशन देखना होता है कि कितना होता है पार्टीशन। इस वीडियो में अगर हम ये चीज़ कंसिडर करेंगे, बताएंगे तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस आप लोग समझदार हैं, होशियार हैं, बस इसको समझ लीजिए कि कितना क्रिस्टल के अंदर कितना भाग होगा, है ना? इनके ऊपर अगर हम पार्टिकल चारों उधर से क्यूब रख दिए, तो ये सब में, ये वाला पार्टिकल सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, तो ये 8 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना? 1। जिसका अगर 1 आए तो इसी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल। याद रखना। बॉडी सेंटर्ड के लिए अभी हमने बताया कि एक पार्टिकल बीच के अंदर होना चाहिए। तो टोटल जो कॉर्नर पर होंगे, यानी इनका Z अगर निकालेंगे, Z का है हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन अ क्रिस्टल सिस्टम, है ना? Z अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा? 1/8 इंटू 8 कॉर्नर वाला हो गया, प्लस बॉडी सेंटर्ड, वो तो इसका क्रिस्टल का होगा ना 1, तो वो 1 हो गया। तो Z का वैल्यू कितना आएगा? इसके लिए 2 आएगा। याद रखना, ये Z क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और इसके लिए अगर हम Z निकालें फेस सेंटर्ड के लिए, तो 1/8 इंटू 8 तो वही रहेगा, क्योंकि उसमें भी सारे कॉर्नर पर अभी हमने दिखाया, ये आप देख सकते हैं सारे कॉर्नर पर हुआ। और जो ये फेसेस पर कितने रखे हैं? 6 एलिमेंट। कितने रखे हुए हैं? 6 एलिमेंट। इनका पार्टीशन कितना होगा? तो ये तो चारों तरफ से जब हम यूनिट सेल इसमें लगाएंगे, तो ये बीच में फेस में होंगे, तो ये आधा पार्ट ही केवल देंगे। तो 6 इंटू क्या होगा उसका? 1/2, तो 2 3 जा और 8 कट गया, ये यानी कितना आएगा? 4 आएगा।
तो इसके लिए जेड बराबर 4 रखना। एफसीसी को हम और एक चीज़ बोल देते हैं सीसीपी, याद रखना। एफसीसी को एक हम और नाम देते हैं क्या, सीसीपी। इसके लिए जेड कितना होगा, जेड हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। एफसीसी के लिए कितना होगा, इतना होगा। एंड सेंटर्ड में हम कंसिडर करते हैं एचसीपी, ठीक है, वो हम बाद की चर्चा करते हैं। एंड सेंटर्ड में हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, हेक्सागोनल क्लोज्ड, हेक्सागोनल है ना, एचसीपी, हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल में जो जेड होता है वो क्या होता है एक्चुअली में, आपको हम अभी डायग्राम के थ्रू हम हेक्सागोनल का दिखा देते हैं क्या होता है। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये हेक्सागोनल क्लोज्ड लैटिस है या एचसीपी लैटिस है, ये आप डायग्राम के थ्रू देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, ऊपर तो 6 पार्टिकल हैं ही, ये देखिए ऊपर 6 पार्टिकल, नीचे वाले भी, बॉटम वाले में भी कितने हैं, 6 पार्टिकल हैं, और बीच में एक फेस में रखा है, एक यहाँ पे रखा हुआ है, और 3 पार्टिकल इसके बीच में रखे हुए हैं। तो इसके अंदर अगर हम जेड का वैल्यू निकालना चाहें तो वो क्या होगा, डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेना हो क्लोज पैकिंग के लिए, समझ के चलिएगा बस हर एक चीज़। इसके लिए अगर हम जेड का वैल्यू निकालें तो वो क्या होगा, देखो अभी पार्टिकल हमने आपको कितने दिखाया था इसके अंदर। ऊपर वाले फेस के लिए कितने पार्टिकल थे, साथ ही में रख के आपको दिखा देते हैं ऐसे। देखो इसके लिए जेड हम निकालेंगे तो बेटा क्या आएगा, ऊपर कितने पार्टिकल हैं, 6 पार्टिकल हैं। इनका पार्टीशन कितना होगा बताइए ज़रा, इनका पार्टीशन कितना होगा। जैसे अभी हम क्या लिखते थे 8 × 1/8, तो इसका 6 डिवाइड बाई क्या होगा, 1/6 की जगह होगा। ऊपर वाले के लिए हम फेस के निकाल लें, एक पार्टिकल और इसके अंदर ये रखा हुआ है, इस पार्टिकल का पार्टीशन कितनी जगह हो रहा होगा ज़रा बताइए। इसका केवल 2 ही जगह, ऊपर एक पार्टिकल रखा होगा, आधा आधा कट गया तो यानी आधा ऊपर आधा नीचे, तो इसका कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। इस पार्टिकल का कितना हो जाएगा पार्टीशन 1/2। और ये नीचे वाली फेस के लिए अगर हम निकालें और बीच में टोटल पार्टिकल कितने रखे हुए हैं 3, इनका पार्टीशन पूरा पूरा ही होगा। तो इसके लिए जब हम निकालेंगे तो जेड बराबर हम क्या निकालेंगे जरा आप देखेंगे इस चीज़ को, 6 × 1/6 हो गया, प्लस क्या हो गया 1/2, और ये पार्टिकल टोटल कितने रखे हुए हैं 3 रखे हुए हैं, प्लस नीचे वाले के लिए भी यही होगा सेम, क्योंकि इतने पार्टिकल रखा हुआ, तो 6 × 1/6 हो गया, और प्लस क्या हमारा हो गया बताइए जरा, प्लस हमारा क्या हो गया 1/2 हो गया। अब ये 1/2 ये 1/2 1 हो गया, और 3 ये 4 हो गए, और ये कट गया 1 1 यहाँ से, यानी 6, यानी जेड का वैल्यू कितना आया 6। तो याद रखना ये चीज़ कि एचसीपी के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है 6 होता है। ओके, अब इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है बेटा, ये चीज़ साथ ही में कोरिलेट हम आपको करा रहे हैं, कोई टीचर आपको कोरिलेट नहीं कराएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर याद कर लो क्या होती है कि ये जो है नियरर एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या एक्चुअली में होती है, हार्डनेस ऑफ क्रिस्टल सॉलिड को जो है मेजर करती है। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, कोई भी एक स्पेस का पार्टिकल ले लो, अब वो कितने पार्टिकल से टच हो रहा है वही उसकी क्या हो जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाती है। तो क्यूब में अगर एक पार्टिकल हम ले लेते हैं कॉर्नर में, याद रखना क्यूब कोना तुम्हारा जो रूम का है उसका क्या है, वो कॉर्नर है, उसको अगर हम ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं और देखते हैं कितनी जगह वो कितने एजेस से टच कर रहा है, तो क्यूब का जो ये पार्टिकल होगा ये टोटल 6 को टच करेगा, ऐसे 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 और इसके इधर, यानी टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6 आएगा। जो बॉडी सेंटर्ड वाला होगा, तो बॉडी सेंटर्ड का अभी हमने देखा था, ये जो बीच का पार्टिकल है बॉडी सेंटर्ड के लिए कहा गया, ये बॉडी सेंटर्ड ये कितने पार्टिकल से टच करेगा, ऐसे ऐसे 8 से टच करेगा, तो इसका मतलब इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी। कोऑर्डिनेशन नंबर हिंदी में बेटा हम क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या है ना, उपसंयोजन संख्या कितनी आएगी इसकी बताइए जरा, 8 आएगी। एफसीसी के लिए अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो वो बेटा आती है 12, और इसके लिए भी कितनी, एचसीपी के लिए कितनी आती है कोऑर्डिनेशन नंबर, इसके लिए भी 12 आती है। याद रखेंगे ये चारों के लिए क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसकी 8, इसकी 12, इसकी 12। आर और ए में रिलेशन इनका क्या होता है, अगला हम बात करते हैं क्या, आर और ए में रिलेशन क्या होता है। तो इसके लिए हम पढ़े हैं क्या, देखो जैसा इसे क्यूब है, अब ये इसका हम कोई भी एज ले लेते हैं इस टाइप से, देखो ये सब डायग्राम यही बना रहे हैं, कोई इस टाइप से बना रहे हैं, आर और ए में रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे होगा इस चीज़ को देखेंगे जरा बेटा, सॉरी है ना, यहाँ से लगा के यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, क्यूब है तो क्यूब की डिस्टेंस ये कितनी आएगी, ए आएगी, और ये आर रेडियस, ये भी आर रेडियस, तो आर रेडियस ये आर रेडियस, यानी कि 2r इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, यानी कि इसके लिए क्या हुआ 2r इक्वल टू क्या हुआ ए। आर हमारा क्या है एस सी लेटिस, तो हम आर एस सी इक्वल टू क्या होगा a/2। क्वेश्चन आपको छोटा सा दे देगा कि लैटिस कांस्टेंट दिया होगा, ए को हम क्या बोलते हैं क्यूब लेंथ बोलते हैं, या इसको लैटिस कांस्टेंट, आर एस सी तुमको निकालना होगा। बॉडी सेंटर्ड के लिए अगर हम निकालते हैं रिलेशन आर और ए में तो क्या आएगा, तो बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या एक्चुअली में हमको कुछ ऐसा जाना पड़ेगा, पहले हम ऐसे जाएं, फिर हम ऐसे आएँ, फिर ऐसे आएँ, ऐसे आएँ, तो ये दोनों की अगर हम पहले हम एफसीसी को जरा बताते हैं तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। फेस सेंटर्ड के लिए हमको क्या निकालना होगा, देखो जरा इस टाइप से हमारे पार्टिकल्स हैं, बिग फेस सेंटर्ड का है इस टाइप से, है ना, इस टाइप से लिख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारी ए है, ये डिस्टेंस हमारी ए है, तो ये डिस्टेंस हमारी क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम के लगा के, पाइथागोरस तो क्या हो जाएगा a² + a² इज इक्वल टू ये जो हमारी ये है डिस्टेंस है ना, ये इसके स्क्वायर मान लो, ये कोई p है मान लो, हमने कह दिया कि p²,
तो यहाँ पे निकलेगा हमारा 2a², तो ये p² तो p बराबर क्या आएगा हमारा a√2 आएगा। तो ये डिस्टेंस हमारी यहाँ से लगा के यहाँ से कितनी आएगी बताओ ज़रा, a√2 आएगी। और ये इसमें r कितनी है, एक r ये हो गई और इसकी एक ये r हो गई, एक a r हो गई, एक इसकी, एक टोटल 4 r। तो यानी याद रखना कि 4r क्या होगा a√2, यानी r क्या हो जाएगा a√2/4। याद रखना इसके लिए, किसके लिए, फेस सेंटर्ड के लिए रिलेशन r a√2/4 होता है। इसके लिए जब हम निकालते हैं तो बेटा r आता है a√3/4। BCC के लिए याद रखना क्या होता है रिलेशन, और इसके लिए रिलेशन हम नहीं फाइंड करते हैं, 12th लेवल पर पूछा भी नहीं जाएगा। क्या हमने बताया, इसके लिए रिलेशन ये, इसके लिए रिलेशन ये, इसके लिए रिलेशन ये। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं बस, और फिर हम इसी के थ्रू आपको समझा देते हैं। जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, पैकिंग फ्रैक्शन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं ज़रा बताइए। संकुलन क्षमता क्या होता है, इसका मतलब संकुलन क्षमता। अब पैकिंग फ्रैक्शन को ही हम बोलते हैं पैकिंग इफ़िशियंसी। आप लोगों ने यही पढ़ा होगा। पैकिंग इफ़िशियंसी क्या होती है, पैकिंग इफ़िशियंसी होती है वॉल्यूम ऑफ, याद रखेंगे, 1 एटम इंटू मल्टीप्लाइड बाई जेड। जेड हमारा क्या है, अभी हमने आपको बताया है क्या, ये देखो लिखा हुआ है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, या इसे बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये होता है, और डिवाइड बाई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना। ये इससे हम फाइंड कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम क्या क्या होता है बेटा, स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं सारे, तो ये होता है 4/3 पाई r³, है ना, और इंटू जेड चाहे जिसके लिए हम निकाल लें, और डिवाइड बाई a³। ये फार्मूला आया। अब बताइए इसके लिए जब हम निकालेंगे सिंपल क्यूबिक के लिए, तो हम यहाँ r की जगह पे क्या रखेंगे बताओ। सिंपल क्यूबिक के लिए हम r की जगह पे क्या रखेंगे, r a/2 क्या रखेंगे। तो यहाँ से जब हम फाइंड करेंगे वैल्यू, इसमें वैल्यू जेड का वैल्यू कितना रखेंगे सिंपल क्यूबिक के लिए, जरा देखो। अच्छा, सिंपल क्यूबिक के लिए अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालें तो कितना आएगा, 4/3। r की जगह पे हम क्या रखेंगे a/2, और जेड की जगह पे हम क्या वैल्यू रखेंगे, 1 रखेंगे। जैसे इसमें हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में ये वैल्यू उठा के, तो हमको आएगा वैल्यू 0.524। जब पैकिंग फ्रैक्शन जितना आया, तो पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी का परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा 0.52। तो याद रखना कि इसके लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है, किसके लिए, EAN मतलब सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग फ्रैक्शन मतलब कितना आएगा, 52.4%। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ इसका कितना पैकिंग फ्रैक्शन, और जितना 100 में से इसको घटा दो, जितना बचा वो उतना हमारा खाली होगा। इसके लिए जब हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं तो 68% आता है बॉडी सेंटर्ड के लिए। जब फेस सेंटर्ड के लिए हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं तो कितना आता है, 74%। यही मैक्सिमम फ्रैक्शन है। इसके लिए भी अगर निकालते हैं HCP के लिए, तो ये भी हमारा 74% आता है। ठीक है, अब हम आपको ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो आइए ज़रा इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। तो ये हमने अभी सीखा, और अब हम आपको दिखा देते हैं कुछ। ओके, तो आपको हम यहाँ पे थोड़ा ये दिखा देते हैं। देखो ज़रा ये चीज़ है ना, रेडियस ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक के लिए इस डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हैं कि 2r = a, तो r = a/2। ये डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, a होगी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है छोटा सा, ऐसा आया कि अ मेटल एग्जिस्ट इन सिंपल क्यूबिक इफ एज ऑफ लेंथ, मतलब a दिया है, देन फाइंड द रेडियस, व्हाट इज द रेडियस। 4.2 एंगस्ट्रॉम दिया है, तो 2.2 एंगस्ट्रॉम इसकी रेडियस आ जाएगी, और हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे इस वाले क्वेश्चन में, और हम r का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर। दूसरा क्या है, अगर हम BCC के लिए देखें, जरा यहाँ पे देख सकते हैं, BCC के लिए भी रिलेशन हमारा क्या है, a√3/4। याद रखेंगे, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, a√3/4 याद रखेंगे। ओके, और इसके लिए अगर हम बात करें रेडियस ऑफ एंड, इसके लिए अगर हम निकालते हैं तो ये चीज़ आएगी, है ना। तो जरा आपको दिखाते हैं। ओके, तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ें देख लिया है ना, ये सारी चीज़ें देख लिया है। अब हम आपको एक चीज़ हम बता देते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% श्योर है एक क्वेश्चन वहाँ से बनेगा। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप नहीं समझ पाएंगे, हम ट्रिक से आपको बता देते हैं क्या है ये, और उसको याद रखना। हाउ मैनी क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, वो 7 प्रकार के होते हैं। आपको हम बताते हैं, जरा देखिएगा। क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम वो क्या होते हैं, आपको कैसे याद करना है, और इनके लिए जो है एज लेंथ क्या होती है, एक्सियल एंगल क्या होते हैं। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे लिखा हुआ है। एक चीज़ अच्छा बेटा याद कर लेना कि क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7, और उसमें ब्रेवियस लैटिस कितनी होती हैं, ब्रेवियस लैटिस जो होती हैं वो 14 होती हैं। यही चीज़ सबसे ज़्यादा आ सकती है। ब्रेवियस लैटिस कितनी होती हैं क्रिस्टल के, टोटल क्रिस्टल सिस्टम में 14, और सिस्टम कितने होते हैं, 7 होते हैं। अब आपको हम एग्जांपल इस टाइप से कुछ क्वेश्चन दिया होगा, ABC लेंथ दिया होगा, बताएगा कि आर्थर बताओ सिस्टम कौन सा है। तो सिस्टम 3 है, देखो ऐसे याद रखेंगे हम, CT और HMT कितने,
इस टाइप से याद कर लो, CT और HMT, CT और HMT, CT और HMT, इस टाइप से हम लर्न कर लिए, ठीक है। C का मतलब क्या होता है? क्यूबिक। C का मतलब क्या होता है? क्यूबिक। T का मतलब होता है टेट्रागोनल। क्या होता है? टेट्रागोनल। O का मतलब क्या होता है? आर्थोरोम्बिक। क्या होता है? आर्थोरोम्बिक। R का मतलब क्या होता है? रोम्बोहेड्रल। क्या होता है? रोम्बोहेड्रल। H का मतलब क्या होता है? हेक्सागोनल। क्या होता है? हेक्सागोनल। M का मतलब क्या होता है? मोनोक्लिनिक। T का मतलब क्या होता है? ट्राई क्लिनिक। याद कर लेना, एक बार लिख के याद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो तुम्हारी एक मिस्टेक एक क्वेश्चन ले डूबेगी और एक ही क्वेश्चन से लोगों की रैंक बहुत पीछे चली जाती है, ठीक है। इस चीज़ को ज़्यादा मेहनत कर लीजिएगा आप। क्या होता है? क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल सिस्टम, CT और HMT। C का मतलब क्यूबिक, टेट्रागोनल। O का मतलब आर्थोरोम्बिक, R का मतलब रोम्बोहेड्रल, H का मतलब हेक्सागोनल, M का मतलब मोनोक्लिनिक, T का मतलब ट्राई क्लिनिक। इनके लिए एक्सियल लेंथ याद करना इस टाइप से, जैसे हम बता रहे हैं। एक्सियल लेंथ, एक्सियल लेंथ क्यूब में ABC होती हैं, और एक्सियल एंगल क्या होते हैं? एक्सियल एंगल क्या होते हैं जरा बोलिएगा? वो क्या होते हैं? अल्फा बीटा गामा। ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, एक्सियल लेंथ दिया होगा, एक्सियल एंगल दिया होगा, बताओ कि इसमें से क्रिस्टल लैटिस हमारा कौन सा है? तो देखो इसके लिए हमें क्या लिख देना है, देखो जो हम बता रहे हैं उस चीज़ को देखो। A बराबर B बराबर C, इसके लिए क्या होती है? एक्सियल लेंथ A बराबर C बराबर C। ट्रिक से याद करा रहे हैं आपको, ट्रिक से ही याद करना है। इसमें का एक काट दो, मतलब A और B दोनों लेंथ हमारी क्या होती हैं? सेम होती हैं, और C वाली लेंथ हमारी सेम नहीं होती है। अरे यार देखो ना, ये क्यूब आपको मालूम है ना, देखो एक्सियल लेंथ क्या होती है, इस चीज़ को देखो जरा। हम मान के चलते हैं तुम लोगों को आ रहा है, नहीं तो हम बोर्ड पे इसको समझाते। ये है, ये क्या है? A लेंथ, ये क्या है? B लेंथ, ये क्या है? C लेंथ। ये हमारा एंगल कौन सा? अल्फा, ये कौन सा? बीटा, ये कौन सा? गामा। इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ABC क्यूब के लिए क्यूब में सारी लेंथ क्या होती हैं? A ही होती हैं, यानी सब क्या लिखें? ABC तीनों क्या होती हैं? सेम ही होती हैं। और इसके लिए AB बराबर होती हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन बेटा बनेगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। ब्रावियस लेटेस 14 होती हैं, सिस्टम कितने? 7 होते हैं। उनकी एक्सियल लेंथ, एक्सियल एंगल आपको लर्न होना चाहिए। कैसा बताया ट्रिक? CT और HMT याद रखना। इसमें कौन सी बहुत बड़ी, छोटे थोड़ी रहेगा। आगे देखो ABC, और इसमें देखो जरा, और इसको, इसकी जो आर्थोरोम्बिक की एक्सियल लेंथ होती है, ये हम लगा देते हैं इस टाइप से। क्या किया? पहले ऐसे लिखा, एक काटा, फिर दो काटा, फिर हम जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे। हम A बराबर B बराबर C लिख देंगे। यहाँ तक हो गया। फिर हम इसको उठा दें, फिर ये वाला यहाँ पे लिख देंगे, A बराबर B बराबर C, और एक काट दिए। और इसके लिए हम मोनोक्लिनिक के लिए क्या लिखेंगे? A डज नॉट इक्वल टू B डज नॉट इक्वल टू C, तीनों काट दिए। और जो लास्ट वाला बचा हमारा ट्राई क्लिनिक, उसके लिए तीनों काट दो। एक्सियल लेंथ लेने में दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम। लिख के एक बार याद कर लेना। क्या? A बराबर B बराबर C, एक काटा, दोनों काटा, फिर लिख दिया वैसे, फिर काट दिया, फिर लिख दिया, फिर दोनों काट दिया। अल्फा बीटा गामा के बारे में बात करते हैं। इसके लिए अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। इसके लिए भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। इसके लिए भी अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। याद रखना ये चीज़, तीन के लिए बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इसके लिए याद रखना जरा। इसके लिए ट्राई क्लिनिक के लिए देखो कैसे होगा। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री डज नॉट इक्वल्स टू, ये इसमें तीनों क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। हेक्सागोनल के लिए जरा याद रखना एक चीज़, देखो हम जैसे चीज़ें बता रहे हैं, हेक्सागोनल के लिए याद रखना कि इसके लिए जो अल्फा बीटा होता है वो तो 90 डिग्री होता है, बट जो गामा एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है। याद रखेंगे ना। बचे हमारे कौन से? ये दो बचे। अब इन दोनों में क्या होगा? इसमें देखो क्या होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर, ऐसे लिख लिया 90 डिग्री, और यहाँ पे इसको काट दिया। अल्फा बीटा तो इसमें 90 होगा, बट गामा क्या होगा? डज नॉट इक्वल टू होगा। इसके लिए जरा देखो, अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री होता है, बट इसमें जो बीटा होता है वो डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत हुई? नहीं दिक्कत हुई, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग तो इसको लर्न कर लेंगे। कैसे? ये बेटा याद करना ही पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, मोस्टली क्वेश्चन बनता है। 7 क्रिस्टल सिस्टम, CT और HMT, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल। दो तीन बार प्रैक्टिस करो जल्दी, 5 मिनट में, है ना। एक्सियल लेंथ क्या होगी? वैसे लिखा, एक काट दिया, दो काट दिया, और ये लिख दिया, इस टाइप से लिख दिया। इसके लिए तीनों एंगल हमने पहले क्या लिख दिया? सेम लिख दिया। और फिर हमने क्या कर दिया? हेक्सागोनल के लिए गामा 120 होगा, इसके लिए भी काट दिया, इसके लिए ये होगा, ऐसे में, ठीक है। इतना याद कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आया, कैसे आएगा क्वेश्चन, ये भी देख लो। ऐसे दिया होगा, कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है? A बराबर दिया है, B बराबर B बराबर C, और ये चीज़ दी है, और उसमें से क्रिस्टल सिस्टम तुमको क्यूबिक छाटना होगा। कौन सा है कि नीचे क्यूबिक ऐसे दिया है, मान लो ये कंडीशन दी है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, आर्थोरोम्बिक होगा, क्यूबिक होगा, रोम्बोहेड्रल होगा, कि कोई और होगा। तो हमें क्यूब की कंडीशन दी है तो हम क्यूब वाला लगा देंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, जल्दी देखो। इसमें कुछ हम और डायग्राम और टाइप से बताए हैं, है ना। CT और HMT को फॉर्म हमने नहीं यहाँ पे लिया है, बस ये चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा इस टाइप से ये सब एंगल्स यहाँ पे लिखे। हेक्सागोनल के लिए कितना लिखा है? इतना लिखा है। मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल, यहाँ पे सब सारा लिखा है। वही तुम ये वाला रूल फॉलो करना। कौन वाला? ये वाला रूल जो हमने बता दिया आपको, ठीक है। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो बेटा, ठीक है, क्लियर। और टोटल ब्राइवियस लेटिस कितनी है इसमें? 14 है। कितनी ब्राइवियस लेटिस होंगी? 14 होंगी। ओके, हाईलाइटर हमारा क्या हुआ है? हाईलाइटर हमारा ये रखा हुआ है। चलो देखो,
ब्राइवियस लैटिस याद रखना है, टोटल कितनी होगी देख लो, नंबर ऑफ ब्राइवियस लैटिस कितनी, 4 3 7 2 9 2 11 11 3 14 14 होंगी ब्राइवियस लैटिस, याद कर लो। बुक भी लग रही मेरे, जल्दी करो, इसको ख़त्म करते हैं। ब्राइवियस लैटिस कितनी होंगी, 14 होंगी। ओके ओके, क्रिस्टल सिस्टम हमारा यही था, हमने क्यूब लेंथ वो सब बता दिया आपको। अब 2 टॉपिक इसमें बचे हैं, वो भी जल्दी हम ख़त्म करते हैं। कौन कौन से टॉपिक बचे हैं उस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके नाउ, अब क्या होते हैं डिफेक्ट, क्या होते हैं इस चीज़ को जल्दी देखो यार, जल्दी समझ लो। डिफेक्ट और वाइड्स से क्वेश्चन बन सकता है ना बेटा। एक्चुअली में एंट्रेंस में आप यही कह रहे हो कि सर बार बार कह रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, आएगा कितना क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। बेटा चैप्टर है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैक्सिमम चांस यही 5 टॉपिक जो हमने बताया यहीं से बनते हैं क्वेश्चन, है ना। तो एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा सिलेबस आता है ना। डिफेक्ट्स क्या होते हैं जल्दी देखो, डिफेक्ट्स क्या होते हैं, दोष, है ना। अभी हमने बताया कि डिफेक्ट क्या होते हैं, हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड से, क्रिस्टलाइन सॉलिड में हमने कहा कि रेगुलर अरेंजमेंट होता है। मान लो कि आपके पास, देखो आपके पास क्या है, एक डिब्बा है, उसके अंदर लड्डू अरेंजमेंट है, लड्डू अरेंजमेंट है कि नहीं बताओ। उसमें हम बीच से निकाल दें तो क्रिस्टल में क्या हो गया, एक दोष उत्पन्न हो गया, उसको हम बोल देते हैं क्रिस्टल दोष। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये टोटल 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान देंगे क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट बेटा इतना जल्दी फास्ट तो आप लोग पढ़िएगा, बस अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, यहाँ से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट एक हमारा ब्रेवियस लैटिस से में भी आ जाए, हमें तो यही लगता है। डिफेक्ट हो गया ये, और ये क्या इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हम पढ़ते नहीं हैं, पॉइंट डिफेक्ट पढ़ते हैं। पॉइंट डिफेक्ट टोटल कितने प्रकार के होते हैं ये चीज़ देख लो जल्दी जल्दी बस। ये बेटा 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम स्टोकियोमेट्रिक। स्टोकियोमेट्रिक स्पेलिंग पे ना फोकस करिएगा, क्या है यार स्टोकियोमेट्रिक, हाँ यही होती है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और एक होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हिंदी में बोलते हैं इसको रस समीकरणीय, है ना। इसको बोलते हैं अरस समीकरणीय, है ना। इसको बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट याद कर लो बस। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट हमको पढ़ लेना है, तगड़े अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तगड़ा पढ़ना है हमको, है ना, जैसे हम फॉर्म कहते हैं। जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है कितने प्रकार का होता है, टोटल 2 3 4 प्रकार का होता है ना। इस चीज़ को देखो जल्दी से। ये होता है वैकेंसी डिफेक्ट। क्या होता है वैकेंसी डिफेक्ट। और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं बेटा, ये हमारा क्या हो गया पहले बताओ, वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और अगला जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं शॉर्ट की, क्या बोलते हैं, SCHO, शॉर्ट की डिफेक्ट। वाल्टर हरमान शॉर्ट की, है ना, साइंटिस्ट के नेम पर है। अगला जो हमारा होता है वो होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। ओके, क्या वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्पोर्टेड डिफेक्ट के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा शॉर्ट की और फ्रैंकल डिफेक्ट से। क्या होता है वैकेंसी डिफेक्ट से, और इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं। ओके क्लियर, बस आप लोग फोकस ही करते रहिएगा, है ना। जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है वो क्या होते हैं, देखो बेटा याद करो। वैकेंसी और डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये जो होते हैं ये नॉन आयनिक कंपाउंड में होते हैं। किसमें, नॉन आयनिक कंपाउंड में। ये दोनों किस में होते हैं, आयनिक कंपाउंड में होते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में ये दोनों होते हैं। अब नॉन आयनिक कंपाउंड का मतलब ये हाई आयनिक कंपाउंड में होता है शॉर्ट की डिफेक्ट, ये थोड़ा कम आयनिक कंपाउंड में होता है हमारा कौन सा, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं जरा वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के बारे में। तो देखो यहाँ पे एक डायग्राम हम बना रहे हैं जल्दी से, और इसमें हम फोकस करते हैं। मान लो ये डायग्राम हम यहाँ पे देखो ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं इस टाइप से। इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो अंदर पार्टिकल्स होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, आयंस के फॉर्म में नहीं होते हैं, दैट इज वो हमारे एटम्स के फॉर्म में होते हैं। ओके, कैसे होते हैं, एटम्स के फॉर्म में होते हैं। इस टाइप से हमने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया है, जरा आप देख सकते हैं थोड़ा सा जल्दी से। कभी से नहीं बेटा ले जाएंगे इनके, और हम ऐसे बना लेंगे। ओके, हम लोग बच्चे होशियार हो, समझ जाते हो वो जल्दी। इस टाइप से हमने बना लिया है। जो बेटा वैकेंसी डिफेक्ट होते हैं इनके अंदर पार्टिकल जो होते हैं इस टाइप से हमने बना रखा है। देखो इस टाइप से हम बना रहे हैं इस चीज़ को, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा क्या हम बनाए हैं यहाँ पे, ठीक। जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है, अरे सॉरी, हाँ, जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है इनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो हमारे इंटरस्टिशियल साइड से निकल जाते हैं बाहर की ओर, दैट इज ये बाहर चले जाते हैं। देयर आर सम पार्टिकल्स लीव्स देयर पोजीशन एंड गोज टू द आउटर साइड।
ओके, कितने कुछ सम पार्टिकल्स इसके बाहर निकल जाते हैं। तो अब देखो क्या है ये, तो अब क्या है बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या मालूम होता है, मास अपान वॉल्यूम मालूम होता है हमें, ठीक है। तो इनके अंदर एक ये वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स और इनको हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो यहाँ से कुछ एटम्स ही चले गए, ये कब जाएंगे, तो आयनिक इफेक्ट जो होता है इनका डेंसिटी पर प्रभाव क्या पड़ेगा, जब यहाँ से कुछ पार्टिकल्स कुछ जो है मास यहाँ से चला गया तो इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो जो हमारे वैकेंसी डिफेक्ट है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। देयर आर सम पार्टिकल्स लीव्स देयर पोजीशन या लीव्स देयर लैटिस पॉइंट एंड गोज टू द आउटर साइड ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। तो और क्या होगा वैकेंसी डिफेक्ट में, एक तो डेंसिटी कम हुई, एक तो हमने क्या बताया कि यहाँ से कुछ जो है एटम्स बाहर चले जाते हैं। अगली चीज़ क्या हुई हमारी यहाँ पे, ज़रा कोई बच्चा बता सकता है इसमें कि ये कब होगा, इट हैपेंड ऑन हीटिंग, या बस यही पॉइंट है सबसे अच्छा, जब हम किसी क्रिस्टल को हीट करते हैं तो उसके अंदर जो है वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है। कौन सा डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। अभी सारे क्वेश्चन आएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ सर बहुत अच्छे से हमको सारी चीज़ें समझा दिए हैं, ठीक है। तो इसको हम ध्यान देंगे। ये क्या हुआ, वैकेंसी डिफेक्ट में कोई दो यहाँ से निकल गए, तो हीटिंग जब हम किसी क्रिस्टल को हीट करेंगे तभी ये वैकेंसी डिफेक्ट शो होगा। दूसरा क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट की डेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। और ये किसका प्रकार है, ये एक पॉइंट डिफेक्ट को शो करता है। और ये वैकेंसी डिफेक्ट किसका है, ये एक स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट है। 5 चीजें हमने बताया, कौन सा, इट इज अ पॉइंट डिफेक्ट, लिख लेना, इट इज अ पॉइंट डिफेक्ट एंड इट इज आल्सो नोन एज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इट हैपेंड ऑन द हीटिंग ऑफ अ क्रिस्टल एंड द वैकेंसी डिफेक्ट हैव लेसर डेंसिटी, ओके। एंड क्या है, देयर आर सम पार्टिकल्स या देयर आर सम एटम्स leaves their lattice point and goes to the outer side of the crystal, ठीक है। इतना वैकेंसी डिफेक्ट में 5 चीजें बताया, लिख लिया तुमने, याद कर लो, ओके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। व्हाट इज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एंड कब ये हैपन होता है, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में हम यही डायग्राम ले रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अब इसी डायग्राम में हम क्या बताते हैं उस चीज़ को देखो। मान लो ये चीज़ हमने हटा दिया, कंसीडर कर लो बेटा, टाइम कम है। ये यहाँ पे पार्टिकल्स बने हुए हैं, सारे पार्टिकल्स, ठीक है। इनमें क्या होता है, बाहर से कुछ पार्टिकल्स इनके इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाते हैं। जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है, इनके अंदर कुछ एटम्स बाहर से आ जाते हैं, कहाँ पर, इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाते हैं। देयर आर सम पार्टिकल्स आर कम्स फ्रॉम द outside of a crystal into the interstitial site, then this defect is known as interstitial defect, okay। interstitial defect। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में जरा पॉइंट लिखो, इट इज अ पॉइंट डिफेक्ट, इट इज अ स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इट्स डेंसिटी क्या हो जाएगी, वेरी हाई हो जाएगी, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा पार्टिकल आर कमिंग इन द क्रिस्टल, है ना, इंटरस्टिशियल साइट्स में। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें और एक पॉइंट हमने क्या बताया, देयर आर सम पार्टिकल्स आर कमिंग इनटू द क्रिस्टल, इंटरस्टिशियल साइट्स, है ना। तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं, देयर आर सम पार्टिकल्स आर कमिंग इन द इंटरस्टिशियल साइट्स ऑफ अ क्रिस्टल, सो ड्यू टू दिस रीजन द डेंसिटी ऑफ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स इंक्रीजेस। नाउ शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, बस यही बचा है। और इसके बाद में हम तुरंत वाइड खत्म करते हैं और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको हम करा देते हैं, क्लियर, ओके ओके बेटा, थैंक यू। आगे हम बताते हैं, जल्दी से देखिए कि इस चीज़ को हमने समझ लिया, क्या समझ लिया, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में हमने एक चीज़ को किया कि हीट करेंगे क्रिस्टल को तो वैकेंसी डिफेक्ट होगा और इसको हम हीट नहीं करेंगे। और हमने सारे पॉइंट क्लियर कर लिया बेटा, क्लियर। अब हम जरा बात कर लेते हैं शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में, और इसमें दोनों में अंतर क्या है, इसको ध्यान से समझिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ओके। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट अभी हमने क्या डिस्कस किया बेटा, बताओ। हमने कहा कि शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट किस में होंगे, आयनिक कंपाउंड्स में पाए जाएंगे। जैसे हमारे क्या हो गए, AgBr हो गया, है ना, KCl हो गया, ZnBr हो गया, इनमें सब में पाया जाएगा, CF2 वगैरह। ये किस में, हाई आयनिक कंपाउंड में, ये किस में हो जाएंगे, लो आयनिक कंपाउंड में पाया जाएगा। आप ही बताइए जरा, अभी तुरंत बताइएगा हमको कि जो NaCl है या HCl है, HCl नहीं KCl, इनमें बताओ कौन सा डिफेक्ट होगा। और अगर आपसे हम कह दें कि ZnBr, है ना, और हम कह दें आपसे CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड, तो इनमें सब में हमारा ये सब कम आयनिक कंपाउंड है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा, शॉर्टकी डिफेक्ट क्या शो करेगा हमारा, ये करेगा। दोनों में एग्जाम्पल समझ लेंगे और अभी हम इसमें भी बता देंगे आपको।
चलो भाई समझो इसको जल्दी से। शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। शॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? ये साइंटिस्ट का नाम है एक वाल्टर हरमान शॉटकी। उसी ने ऑब्जर्व किया, क्या किया कि जो आयनिक हमारे क्रिस्टल होते हैं, आयनिक क्रिस्टल का मतलब क्या है कि जो आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाएं, जिनके अंदर आयंस हो। तो यहाँ पे हमने दो डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव है ना, सब पॉजिटिव नेगेटिव ही पूरे सारे यहाँ पे हैं। एवरी पॉजिटिव है जो है, इसका एडजस्टन वाला क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप से। बेटा क्या होता है शॉटकी में? शॉटकी डिफेक्ट तब होता है जब इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल सॉलिड, है ना। यहाँ पे ये माइनस नहीं लिखा हुआ है, गलती से लग गया, इसको आप हटा दीजिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक पॉजिटिव वाला लिए हैं, एक यहाँ पे क्या लिए हैं? नेगेटिव वाला लिए हैं। ये बेटा नेगेटिव नहीं लगा है, इसको आप मान लीजिएगा कि जो है नेगेटिव नहीं लगा है ना, गलती से लग गया, नहीं तो फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा। हमने क्या कहा है कि इसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड कैटायन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल सॉलिड, है ना। यहाँ से जो है इक्वल नंबर मतलब समान रूप से पॉजिटिव और नेगेटिव दो आयन यहाँ से मिस हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं, ठीक है ना। ये कब हैपन होता है कि जब आर पॉजिटिव बराबर आर नेगेटिव दोनों क्या हो जाएं? मिस हो जाएं, मिसिंग ऑफ द क्रिस्टल सॉलिड। तो जब यहाँ से बेटा मिस हो जाएंगे तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? तुरंत घट जाएगी। तो शॉटकी की हमेशा डेंसिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। रीजन क्या है उसके अंदर? बताओ रीजन क्या है? ये नेगेटिव नहीं लगा बेटा, रीजन क्या हुआ कि इसके अंदर जब पॉजिटिव नेगेटिव वाले आयन से जब हट ही गए तो उसका मास कम पड़ गया, मास कम पड़ा तो उसकी डेंसिटी कम हो गया। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? इसमें सम एनायंस और कैटायंस, है ना, चाहे कैटायन ले लो चाहे एनायंस ले लो, जनरली यहाँ से कैटायन जाता है। क्यों? क्योंकि कैटायन का साइज क्या होता है? छोटा होता है। इसके कारण सबसे पहले कैटायन अपनी वैकेंसी को क्रिएट करता है। तो इसमें हमने क्या कहा है, इस पॉइंट को जरा देखिए, क्या हम इस डायग्राम बनाए हैं इस टाइप से, और यहाँ से पॉजिटिव वाला हमने यहाँ पे लिख दिया है इंटरस्टिशियल साइट्स। ये क्या होती हैं बेटा? इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं। अब इसमें क्या बताएं, अगर ये हमारा क्रिस्टल सॉलिड हो और उसमें से कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस अगर इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाता है तो उस केस में जो है हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट शो होता है, ठीक है। देयर आर, है ना, सम पार्टिकल्स ना, इस टाइप से हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट में जो है पॉजिटिव आयन हमारा आ गया है ना, इस टाइप से। देयर आर सम कैटायंस एंड एनायंस लिव्स देयर लैटिस पॉइंट एंड coming into the interstitial sites, then that defect is known as the Frankel defect, ठीक है। It happened कब? ये कब होता है? जब कोई लोअर आयनिक कंपाउंड्स हों, मतलब कम आयनिक कंपाउंड्स में ये हैपन होता है। इसमें क्या हुआ? सम एनायंस और कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस, है ना। ड्यू टू दिस रीजन डेंसिटी ऑफ द शॉटकी डिफेक्ट, शॉटकी क्रिस्टल क्या हो जाती है? डिक्रीजेस। इसके केस में क्या होगी जरा बताइए? यहाँ से छोड़ा यहाँ आ गया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो इसका मतलब डेंसिटी इसकी क्या रहती है बताइए? कंजर्व रहती है कि नहीं रहती है? मतलब इस पे कंजर्व रहती है, मतलब डेंसिटी पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है ना। हमने इसमें क्या बोला है? देयर आर सम पार्टिकल्स कैटायंस और एनायंस, हालांकि यहाँ से पॉजिटिव आयंस ही जाएंगे। देयर आर सम पार्टिकल्स कैटायंस एनायंस आर लीव्स देयर लैटिस पॉइंट या लीव्स देयर पोजीशन एंड कम इनटू द इंटरस्टिशियल साइट्स ऑफ इन द क्रिस्टल, है ना। तो याद रखना कि डेंसिटी इसकी क्या होती है? कंजर्व रहती है, ओके। इसके केस में डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। ये किसमें होगा? अब यहाँ पे देख लीजिए, आप क्रिस्टल समझ लीजिए, लेटेस्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर ज़रूरत हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए, हम इसको जो है आपको भेज देंगे किसमें? टेलीग्राम चैनल पे, ओके। नाउ इसमें देखो, अभी हमने क्या बताया था, जरा देखो जरा, डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? डिफेक्ट स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड द डिफेक्ट इन नॉन स्टोकियोमेट्रिक। देखो जरा, शॉटकी डिफेक्ट एक्चुअली में ये जो है 4 प्रकार के, ये जो स्टोकियोमेट्रिक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। शॉटकी और फ्रैंकल हमने यहाँ पे लिख दिया है। कौन कौन सा? अभी हमने बताया, एक तो हमारा वैकेंसी होगा और एक क्या होगा हमारा? इंटरस्टिशियल होगा। यहाँ पे डिस्कस नहीं हमने किया है, वो हमने बता दिया आपको। तो शॉटकी फ्रैंकल में क्या होगा? देखो जरा यहाँ पे देखो, इस चीज़ को देखो, जल्दी देखो, शॉटकी डिफेक्ट और ये क्या है? फ्रैंकल डिफेक्ट, ओके। सम नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस लिव्स देयर पोजीशन, सेम नंबर ऑफ, मतलब इसमें क्या होगा? सेम नंबर होगा। अभी हमने बताया था पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में सेम नंबर है ना, ओके, छोड़ दिए। और इसके अंदर क्या होंगे? कैटायंस और एनायंस पोजीशन छोड़ेंगे और ऑक्यूपाइज करेंगे क्या? इंटरस्टिशियल साइट्स को। इंटरस्टिशियल साइड मतलब अंतराकाशी स्थान में या स्थल में आ जाते हैं। इसके अंदर हमने बताया कैटायन वैकेंसी बराबर क्या होता है? एनायन वैकेंसी। जब सेम नंबर में कैटायन एनायन जाएंगे तो सेम वैकेंसी क्रिएट होगी। इसके अंदर क्या होंगे? कैटायन वैकेंसी डज नॉट इक्वल टू द एनायन वैकेंसी, ओके। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केवल एक ही जाएंगे। इनके अंदर क्या होगी? लेसर एनर्जी आर रिक्वायर्ड, ठीक है, और इनके अंदर क्या होगी? मोर एनर्जी आर रिक्वायर्ड। डेंसिटी इसकी क्या हो गई बेटा? देखो घट गई। स्टेबिलिटी भी क्या हो गई? घट गई। इस केस में डेंसिटी क्या हो जाएगी? कंजर्व रहेगी, डेंसिटी रिमेन सेम, और स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? ये स्टेबल मॉलिक्यूल रहेगा। और इसके लिए कंडीशन क्या है? शॉटकी के लिए इनकी हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होनी चाहिए। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर और इनकी क्या होनी चाहिए? लो कोऑर्डिनेशन। बस ये 4 चीज़ें याद कर लो। इसमें क्या है तुमको? AgBr एक ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा जो है कंपाउंड है जो कि दोनों डिफेक्ट शो करता है। ये पॉइंट को याद कर लेना, दिमाग में बिठा लेना।
AGBR जो है शॉटकी और फ्रैंकल दोनों को शो करता है। शॉटकी हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन नंबर हमने अभी बताया था, क्या किसी भी पार्टिकल को ले लो कितने से वो टच करता है, वो उसका क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। ओके, वो क्या हो जाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। और याद ये पॉइंट जरूर याद करना कि इसके अंदर जो हमारा AGBR है वो क्या करेगा, शो बताओ, वो दोनों को शो करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़े लिखे हुए हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखे हैं, हमने लिखा है NaCl लिखा है, और क्या लिखा है, KCl लिखा है, CSCl, CBr, HBr है ना, GBr। AGBR दोनों में कॉमन है। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि जो NaCl होती है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, जिंक सल्फाइड की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है, CSCl की कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है। स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, तो ये हमारा था डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। आगे के डिफेक्ट पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पढ़ पाओ तो पढ़ लेना, वरना यहाँ से क्वेश्चन इतने से बनेगा। अब हम एक चीज़ और बच गई है आपकी, वो है क्या, हमारे वाइड्स क्या होते हैं और क्लोज्ड पैकिंग क्या होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बेटा हम चर्चा कर लेते हैं। चलो भाई चर्चा करते हैं। क्या होती है क्लोज्ड पैकिंग? क्लोज्ड पैकिंग, या इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग, पैकिंग क्या होती है, बस इसी चीज़ को याद कर लो थोड़ा सा, बस बेटा इस पे फोकस करना है, बाद में हम क्वेश्चन आपको कराते हैं। अभी ये जो है 3 प्रकार की पैकिंग। पैकिंग का मतलब हिंदी मीडियम वाले पढ़े होंगे निविड संकुलन। क्या पढ़े हैं? निविड संकुलन, है ना। निविड संकुलन क्या होता है? ये होता है 1D क्लोज पैकिंग और 2D क्लोज पैकिंग और 3D क्लोज पैकिंग। ओके, 1D क्लोज पैकिंग के अंदर जो अवयवी कण होंगे वो कैसे रखे होंगे बेटा? सरल रेखा के फॉर्म में होंगे, 1 2 3 4 5। देखो अभी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर, ये 1D क्लोज पैकिंग क्या होती है? एक विमीय निविड संकुलन, इनके अंदर स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल्स रखे होते हैं। कैसे? स्ट्रेट लाइन में। देखो 1D है यार तो स्ट्रेट लाइन में होगा ही, है ना। चलो बीच का पार्टिकल लो, कितने पार्टिकल से टच कर रहा है वो? कोई भी पार्टिकल 2 पार्टिकल से टच कर रहा है, तो यही इसकी क्या होती है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 1D क्लोज पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी बताओ जरा? 2 होगी। क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल कितने को टच कर रहा है? 2 को टच कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर से कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं 2D। 2D में बेटा 2 प्रकार का होता है क्लोज पैकिंग। क्या होता है क्लोज पैकिंग? जरा हम थोड़ा सा बस ध्यान दे देंगे। ठीक है, 2D में क्लोज पैकिंग क्या है? मान लो आपके घर में बारात है, बारात में लड्डू रखे होते हैं, नहीं लड्डू रखे होते हैं, और परात होती है ना। बारात अलग, परात अलग। परात क्या यार वो होता है जिसके अंदर लड्डू रखे जाते हैं। ठीक है, घर में किसी की मम्मी ने बोला कि इसमें जो है रखो लड्डू, तो आप कैसे रखते हैं? ऐसे रखे, ऐसे रखे, फिर रखे, ऐसे सेम लाइन में रखा होता है, देखा नहीं? परात उसको बोलते हैं ना। उसमें फिर नीचे से ऐसे रखते हैं बच्चे, गोला गोला करके, नहीं रखते हैं? बताओ, देखा होगा, सभी बच्चों ने देखा है, काफ़ी होशियार बच्चे हैं यहाँ के, सारे ब्रिलियंट बच्चे हैं। ओके, इस टाइप से। एक तो भाई क्या है, हम पैकिंग ऐसे कर देते हैं, इसको हम बोल देते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या हो सकता है कि आप पार्टिकल 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, सॉरी सब एक दूसरे अटैचमेंट होंगे ना। लड्डू मान लो परात में रखे, फिर तुमने यहाँ पे पार्टिकल ना रख कर बेटा कहाँ रखा? इसके बीच में रखा, इसके बीच में रखा, इसके बीच में रखा, है ना। इसके बीच में रखा, इसके बीच में रखा, फिर यहाँ से स्टार्ट कर दिया, यहाँ रखा, फिर इसके बीच में रखा, फिर इसके बीच में रखा, है ना। इस टाइप से रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो, रखते जा रहे हो यार, बराबर बराबर, है ना। सब रखते जा रहे हो इस टाइप से। ज़रा देखिएगा, थोड़ा सा बस बेटा फोकस कर लो, काम हो गया तुम्हारा, है ना। इस टाइप से ये सब बेटा मिले हैं एक दूसरे में। ठीक है, सब मिले हैं एक दूसरे में। ठीक, अब देखो क्या बताया। एक तो तुमने लड्डू इस प्रकार से रखा, तो इस वाले पार्टिकल को पकड़ो, वो कितने पार्टिकल से अटैच कर रहा? बोलो। इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, दिख रहा है क्या यार बताओ? इससे दिखा, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी बताओ जरा जल्दी हमको। एक पार्टिकल कितने से टच कर रहा है? 4 से, तो वही इसकी क्या हो गई? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए कितनी होगी? 4 होगी। ये अच्छा कौन सी पैकिंग हो रही है? ये पार्टिकल ले कितने से टच कर रहा है? इससे टच किया, 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 कितना? 6। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई? 6। ये कौन सी पैकिंग है? इसी पैकिंग को हम बोल देते हैं हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल, है ना। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर की कितनी होती है? 6 होती है। 3D में क्या है? 3D में जरा देखो, 3D में बेटा वही है,
एक हम SC, दूसरा हमारा BCC क्लोज पैकिंग, तीसरा हमारा FCC या ऐसी चीज़ को हम बोल देते हैं CCP। ठीक है, तो SC के लिए अभी हमने बताया कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 6 होती है। BCC के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 8 होती है। इसके लिए कितनी होती है, 12 होती है। पैकिंग फ्रैक्शन भी बताया, इसका कितना होता है 52.4%, बट BCC का ना इस पर डिस्कस कर लिया। ओके, तो ये हमारा था क्या बेटा, क्लोज पैकिंग। देख लो जरा, सॉरी है ना, ये क्या हमारा क्लोज पैकिंग। याद रखना कि इसमें क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कितना होगा, 4 होगा। इसमें कितना होगा, 6 होगा। अब थोड़ा सा बस लास्ट पॉइंट है, फिर अभी न्यूमेरिकल कराते हैं। अब हमारे बचे क्या, वाइड्स। वाइड्स क्या होते हैं, बस यही 2 चीज़ें याद करना बेटा, बस। वाइड्स क्या होते हैं, वाइड्स का मतलब खाली स्थान। बेटा वाइड्स 2 ही प्रकार के होते हैं, आप थोड़ा सा फोकस करिए। एक को बोलते हैं हम टेट्रागोनल, क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल वाइड्स। बहुत यार दिक्कत हो रही, जल्दी जल्दी करो, हमको भी खाना वाना खाना है। टेट्रागोनल, और आगे क्या करेंगे हम, ऑक्ट्राहेड्रल, ऑक्ट्राहेड्रल वाइड्स। जो हमारा टेट्रागोनल होते हैं, टेट्रागोनल आप लोगों ने देखा होगा, इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। मान लो ये है, और इससे हम इधर ऐसे लगा दें, है ना, इस टाइप से, और इधर लगा दें, इधर लगा। टेट्रागोनल ऐसे प्रकार का होता है। तो मान लो आपके पास बलून है, 3 बलून है। हमने एक बलून ऐसा रखा, दूसरा बलून ऐसा रखा, तीसरा बलून ऐसे रखा, और इसके ऊपर 3 बलून है ऐसे। मान लो यार एक यहाँ पे गुब्बारा मतलब बलून है, एक इधर बलून है, एक इधर बलून है, उसके बीच में एक बलून रखा है इस टाइप से। तो हम नीचे से देखेंगे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, उसमें नहीं वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, थोड़ी सी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। उसी चीज़ को हम बोल देते हैं वाइड्स। क्या बोलते हैं, वाइड। तो इसके लिए बताओ जरा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी बेटा, यही चीज़ बता दो बस। बीच वाला जो पार्टिकल है कितने से टच कर रहा होगा, 3 से टच कर रहा, चौथा हो, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 4 होगी। ऑक्टाहेड्रल के लिए बोलो जरा, ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, ऐसे होगा डायग्राम, ऐसे होगा डायग्राम, ऐसे होगा, फिर इसके ऊपर भी एक होगा, यहाँ साइड में, सॉरी गलत हो गया, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 ऊपर 3 नीचे। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 6 होगी। एक पॉइंट याद रखना कि इसमें रिलेशन होता है R = 0.225 इंटू कैपिटल R। क्या होता है इसके लिए रिलेशन होता है R = 0.414 कैपिटल R। R हमारा क्या है बताओ जरा, इन गोलों की त्रिज्या, और R स्मॉल r हमारा कितना है, ये। तो टेट्राहेड्रल वाइड्स बनते हैं, इसमें बाल्स कितने होते हैं, टोटल पार्टिकल्स कितने होते हैं, 4, और इसके लिए पार्टिकल कितने होते हैं बताओ जरा, कितने, 6, बस ऑक्टाहेड्रल के लिए। तो ये रिलेशन हमारा R = ये और R = ये। ओके, तो इतना हमने चर्चा कर लिया है बेटा। हम उम्मीद करते हैं इतना आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएंगे। ओके।